जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के इलस्ट्रेशन, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं और ध्यान से रीड करना, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी बीच में ध्यान नहीं भटकना चाहिए, फोकस एकदम। ओके। अ कंपनी ऑपरेट्स अ माइन इन अ कंट्री वेयर लेगिस्लेशन requires that the owner must restore the site on completion of its mining operations। देखो क्या कह रहा है, एक कंपनी है, सपोज करो हम ही है वो कंपनी, हम एक कंट्री में माइन का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो लॉ है ना, वहाँ का जो लॉ है वो बोलता है कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए ये माइनिंग वगैरह का, तब आपको जो साइट है जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो फिर से रीस्टोर कर देना है, फिर से आपको वैसा कर देना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर हम रीस्टोर करेंगे, माइन का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम रीस्टोर करेंगे आगे के सालों में, सपोज 5-10 साल बाद हम काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो जब हम रिस्टोर करेंगे तो खर्चा आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई रिस्टोर करोगे तो खर्चा आएगा। अब उस खर्चे का अपन करेंगे क्या, ये बताओ। बताओ, अचानक से 5-10 साल बाद खर्चा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कत ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो खर्चा हमें आगे वाले सालों में होने वाला है उसे हम आज से ही बुक करके रखेंगे, ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब उसे बुक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक तरीके का प्रोविजन बना देंगे और उसे हम क्या कर देंगे, अपनी जो भी माइनिंग का कॉस्ट है उसमें ऐड करके और हर साल डेप्रिसिएशन ले लेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भी फ्यूचर में वो खर्चा आएगा हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पर आप एक सवाल बताइए कि जो फ्यूचर में हमारा खर्चा होने वाला है वो हम किस कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये बताओ। जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, सिंपल सी बात है, अगर हम उसे आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आज की वैल्यू पे ही तो करेंगे, तो उसे हम प्रेजेंट वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में खर्चा होने वाला है उसको हम आज से ही बुक करके चलेंगे, सिंपल। अब ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई, यही सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, सिंपल। देखो, द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट इंक्लूड्स द replacement of the burden which must be removed before mining operation commence. A provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed. The amount provided was recognized as a part of the cost of the mine as being depreciation over the mine's useful life। मतलब डेप्रिसिएशन के लिए भी इतनी बड़ी लाइन लिख दी उन्होंने। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर रीस्टोरेशन कॉस्ट इज 500 विच इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रीस्टोरेशन कॉस्ट। सेम वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। मैंने क्या कहा आपको कि आगे जाके 5-10 साल बाद जब हमारा माइनिंग का कंप्लीट होगा काम, तो हमें वो रिस्टोर करना पड़ेगा साइट को, और साइट को रिस्टोर करने के लिए जो खर्चा आएगा वो हम आज ही बुक करेंगे। और मैंने आपको बताया, अगर हम वो आज बुक करेंगे तो वो किस पर बुक करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पर। और अच्छी बात यह है कि रिस्टोरेशन कॉस्ट का जो खर्चा है उसका प्रेजेंट वैल्यू अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना, 500 से। यानी कि फ्यूचर में जो हमें खर्चा होने वाला है उसकी आज की वैल्यू अपन को पता है, कितना, 500। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया ना आपको? आगे देखो, आगे The entity is testing the mine for impairment। वही मैं कहूँगी, impairment का क्वेश्चन है, impairment का इंडेक्स चल रहा है और ये क्या बातें कर रही है। अब फाइनली ये लोग आ गए मुद्दे की बात पर। बोल रहे हैं जो हम माइन का काम करते हैं ना, उसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या उसमें इम्पेयरमेंट है या नहीं। अब इम्पेयरमेंट का क्या मतलब होता है कि क्या उसकी वैल्यू कम हो गई या नहीं, ठीक है। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द माइन इज द माइन एज अ होल। क्या बात है, उन्होंने उसका एक सिंगल CGU भी बना दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। The entity has received various offers to buy the mine at a price of around, यानी कि अगर हम इसे बेचते हैं तो कितने में आएगा, 800 रुपये में। यानी कि ये अपन को क्या दे रखा है, फेयर वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर्स है बाय करने के लिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। दिस प्राइस रिफ्लेक्ट दैट द फैक्ट that the buyer will assume the obligation to reduce the overburden। क्या बात है, मतलब हमें माइन के 800 रुपये तो मिल रहे हैं,
साथ के साथ बायर यूं कह रहा है कि जो भी रिस्टोरेशन खर्चा होगा, उसको भी पता होगा कि भाई लॉ बोलता है कि माइनिंग का काम करने के बाद रिस्टोरेशन का खर्चा होता है, तो बोल रहा है जो भी रिस्टोरेशन का खर्चा होगा ना वो मैं ही बियर करूंगा। कौन बोल रहा है? बायर बियर करेगा। तो ये बताओ हमारे हाथ में नेट अमाउंट कितना आने वाला है? हमारे हाथ में नेट अमाउंट 800 आने वाला है। इसका मतलब ये अपन को 800 जो गिवन है वो क्या गिवन है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, क्योंकि वो वाला खर्चा तो वही उठाने वाला है, यानी कि हमारे हाथ में डायरेक्ट आने वाला है 800 रुपये, इसलिए इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्पोजल कॉस्ट फॉर द माइन आर नेग्लिजिबल, द वैल्यू इन यूज ऑफ द माइन इज अप्रोक्सीमेटली 1200। ये अपन को क्या गिवन है? वैल्यू इन यूज एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर तो बोल रहे थे कि 800 रुपये में हमें कोई रिस्टोरेशन कॉस्ट उठाने की जरूरत नहीं है, बायर खुद उठाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं अगर वैल्यू इन यूज, यानी कि अगर हमने किसी को माइन ना बेची, अगर हमने वो खुद यूज करी, तो वो रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑब्वियस ही बात है हमें उठानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू इन यूज दे रखा है उसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट एडजस्ट नहीं है। मुझे बताओ अगर रिस्टोरेशन कॉस्ट एडजस्ट हो जाए तो हमारा वैल्यू इन यूज कितना आएगा? 1200 तो उन्होंने गिवन है और रिस्टोरेशन कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन था कितना? 500 रुपये। तो कितना आ गया? 700। कुछ फास्ट तो नहीं हुआ, सिंपल आपको समझ में आया? 1200 रुपये बोल रहे हैं वैल्यू इन यूज। अगर सिंपल सी बात है हमने बाहर नहीं बेची तो ये हम खुद यूज करेंगे, और खुद यूज करेंगे तो हमें रिस्टोरेशन खुद ही झेलना पड़ेगा, और खुद झेलोगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 700। लेकिन अगर हम बाहर बेच दें तो कितना मिलेगा? 800। ये अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो बेच दो भाई बाहर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन इज ₹1000, और जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका वो दिख रहा है कैरिंग अमाउंट, वो दिख रहा है 1000। लेकिन यहाँ पे वो नेट कैरिंग अमाउंट नहीं बता रहे। ठीक है, नेट कैरिंग अमाउंट नहीं बता रहे, सिर्फ कैरिंग अमाउंट बता रहे, यानी कि यहाँ भी गड़बड़ है दया, यहाँ भी रिस्टोरेशन कॉस्ट उन्होंने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे ना तब आपको बहुत सिंपल लगेगा, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ क्वेश्चन। रिकमेंड द इम्पेयरमेंट लॉस, वही पूछ रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस का। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इस अटपटे क्वेश्चन को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडियन 36 का इलस्ट्रेशन नंबर 6 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए अपन को पहले क्या चाहिए रहता है? रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट हमें दो चीजों से कंपेयर करते हैं। पहला होता है हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, एंड सेकंड होता है हमारा वैल्यू इन यूज। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल तो हमें सीधा सीधा गिवन है 800 रुपये। 800 रुपये गिवन है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, क्योंकि बोल रहे थे कि जो बायर है वो खुद ही उठाएगा रिस्टोरेशन का कॉस्ट। तो हमारे हाथ में सीधा सीधा पैसा आने वाला है 800 रुपये। लेकिन अगर हमने उस मशीन को बाहर नहीं बेचा, हमने उसे खुद यूज किया, तो हमें कितना रुपये मिलेगा? हमें कितना मिलेगा बताओ? 1200 था शायद, एक बार मैं चेक कर लूँ उसे। करेक्ट, 1200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिस्टोरेशन कॉस्ट अपन को खुद उठाना पड़ेगा भाई, यूज कर रहे हो। रिस्टोरेशन कॉस्ट कितना? उसका प्रेजेंट वैल्यू दे ही रखा है अपन को, यानी कि हमारा जो नेट वैल्यू यूज आ गया वो आ गया 700। ठीक है, 700 कब आया? आफ्टर कंसीडरिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। सिंपल। अब मुझे बताओ, ये है हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल और ये हमारा वैल्यू इन यूज। किसी बच्चे से पूछो कौन सा ज्यादा है, 800 या फिर 700, तो वो बच्चा बोलेगा 800। तो वही हो जाएगा हमारा रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, क्योंकि यही हायर है दोनों में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आ गया रिकवरेबल अमाउंट। अब एक बार रिकवरेबल अमाउंट आ गया तो बस कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है और तभी आ जाएगा हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब देखो रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना है, यानी कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 800। ठीक है, और जो हमारा कैरिंग अमाउंट है वो देखना है कितना, वो है 1000। अरे मैम यहाँ पर तो 200 का इम्पेयरमेंट लॉस है, क्योंकि हमारी बुक्स में 1000 दिख रहा है लेकिन उससे रिकवर होने वाला है 800, यानी कि 200 रुपये इम्पेयरमेंट लॉस है। रुको 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 बेटा रुको,
यहाँ पर ये देखो, ये जो हमें 800 गिवन है ना, इसमें हमने क्या बोलते हैं, रीस्टोरेशन कॉस्ट कंसीडर कर चुकी है। लेकिन ये जो हमारे कैरिंग अमाउंट दिख रहा है उसमें रीस्टोरेशन कॉस्ट कंसीडर नहीं किया है, इसलिए हमें पहले इसमें रीस्टोरेशन कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर बेचते हैं तो 800, लेकिन हमारी बुक्स में 1000 दिख रहा है, लेकिन आगे जाके हमें 500 का खर्चा भी तो होना है। तो ये कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ 500। अब ये दोनों एकदम सही पर है, ये 800 है और ये 500 है। इसमें भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया है रिस्टोरेशन कॉस्ट का, इसमें भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अब आप एक दोनों कंपेयर कर सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट है वो ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है, यानी कि हमें रिकवर हो सकता है इससे 800, लेकिन हमने शो कर रखा है 500। और ये इंड एएस तो इम्पेयरमेंट का है, मतलब वैल्यू कम होने का, वैल्यू ज़्यादा होने का तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका कुछ भी अकाउंटिंग नहीं करेंगे और हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे ब्यूटीफुल सी। क्या लाइन लिखेंगे, बहुत सुंदर, सिंस रिकवरेबल अमाउंट, राइटिंग बेकार सी आएगी पर आपको ये लाइन मेरे साथ साथ लिखनी है और आप एग्जाम में भी लिख कर आएंगे। ठीक है, सिंस रिकवरेबल अमाउंट इज हायर देन कैरिंग अमाउंट, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट हायर है कैरिंग अमाउंट से। यहाँ पर मैंने अमाउंट भी लिख दिया है। हेंस देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बात है, ये क्वेश्चन ऐसा था जहां पर इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है और यहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट लॉस ही नहीं है। ये वाली लाइनें जरूर लिख कर आना। सिंस रिकवरेबल अमाउंट हमारा हायर है कैरिंग अमाउंट से, हेंस देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अगर उल्टा होता, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता, रिकवरेबल अमाउंट कम होता, तब लॉस होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन सिंपल लगा होगा। वैसे बहुत क्वेश्चन अटपटा सा है कि कहाँ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात की गई है और कहाँ ये, बट आप थोड़ा बहुत, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो कोई बात नहीं है, देखो इंग्लिश उन्होंने अजीब सी लिखी है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल समझ में आता है कि हाँ भाई, कि अगर हमें फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है उसको हम आज से ही रिकॉग्नाइज करेंगे और आज जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो उसके प्रेजेंट वैल्यू पर ही करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसको आज से ही हम कंसीडर करना शुरू करेंगे, तभी बात बनेगी। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन आराम से हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन मैं क्वेश्चंस के साथ बताती रहती हूँ, कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।